नमस्कार, मैं हूं राहुल तालान। कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? दिल्ली के सत्ता के गलियारों में खामोशी पसरी हुई है, जैसे कि तूफान के आने के पहले की शांति हो। सब कुछ शांत नजर आ रहा है। लुटियन जोन की यह खामोशी बहुत हल्ला मचा रही है, बहुत शोर मचा रही है कि कुछ तो होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है, यह कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ कयास तो लगाए ही जा सकते हैं। और वो कयास क्या हो सकते हैं, उन पे ये चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, 3 चीज़ें हाल फिलहाल में हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। पहले वो मैं संकेत उन संकेतों की चर्चा पहले कर लेते हैं जिनसे ये लग रहा है कि क्या होने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलते हैं। राष्ट्रपति से वो मिलते रहते हैं, विदेश यात्रा से आने के बाद मिलते हैं राष्ट्रपति से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो विदेश यात्रा से आने के कई दिन बाद राष्ट्रपति से मिले। उसके बाद जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, हर वीक कैबिनेट की मीटिंग होती है, लेकिन इस बार मीटिंग नहीं हुई है और वो मीटिंग पोस्टपोन्ड है। और उसके साथ साथ सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो बड़े मंत्री हैं, जिनके पास बड़े मंत्रालय हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पे मिले। उसके अलावा एक और संकेत देखिए, एक संकेत है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यह बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम संसद बन गया है। तो कई सारे ऐसे इशू हैं जिन पे बात हो सकती है। बंगाल का इशू है, बंगाल में जैसे ही दंगा फसाद हुआ, वहाँ हिंदुओं को जैसे घर छोड़ के भागना पड़ा। फिर उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल फिलहाल में राष्ट्रपति और राज्यपाल को बाउंड किया है कि आप 90 दिन में फैसला देंगे। अगर जो कोई लोकसभा या राज्यों की विधानसभाएं राज्यपाल को और लोकसभा राष्ट्रपति को कोई प्रस्ताव भेजती हैं या कोई बिल पारित करके भेजती हैं, तो उस पे 90 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया है कि इन 90 दिन में आपको उस पे उत्तर देना पड़ेगा, या तो अगर जो आप उत्तर नहीं देंगे तो वह स्वपारित मान लिया जाएगा। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं और उनको लीगल इम्यूनिटी प्राप्त है, इस देश के संविधान के तहत उनको लीगल इम्यूनिटी प्राप्त है, उसके बावजूद भी जैसे निर्देश दिए हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है। और उसके बाद ही आपने सुना होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस पे एक बयान दिया राज्यसभा में। वहाँ वो राज्यसभा के इंटर्न को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बन गया है और वो अब इस स्थिति में है कि वो राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है। या तो संवैधानिक बेंच होनी चाहिए थी, जो राष्ट्रपति को कोई निर्देश दे। ये 2 सदस्यों की खंडपीठ ने राष्ट्रपति को निर्देश दिए हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार में बेचैनी है। दूसरा मुद्दा है वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुनवाई को लेकर। जिस तरीके से 100 याचिकाएं आईं और फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उन याचिकाओं को, बहुत जैसे इमरजेंसी हो, जैसे सच में संविधान पे हमला हो गया हो, उस तरीके से उन त्वरित सुनवाई की उससे। और फिर कमाल की बात यह है कि आपको याद होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ तो उसके पास होने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने साफ बोला था कि अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को विधायिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वह अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे और जो सरकार है सरकार को अपना काम करने दे। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुनवाई की, 2 दिन की सुनवाई के बाद 2-3 मामलों पे रोक लगा दी, एक तरीके से स्टे लगा दी। 7 दिन बाद सुनवाई, 25 तारीख को सुनवाई होगी फिर दोबारा से। तो जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है या सरकार के जो कार्य उनको नहीं करने दिया जा रहा है, उससे सरकार में एक बेचैनी नजर आ रही है। इसके अलावा तीसरा मामला जिनमें कुछ हो सकता है, मैं उन मामलों की बात कर रहा हूं कि जिन पे सरकार मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा करने वाली है, तो मैं उन मामलों को आपके सामने रख रहा हूं। तो एक तीसरा मामला है कि मुर्शिदाबाद हिंसा
24 परगना में हिंसा, बंगाल में हिंसा, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम जो संगठन हैं उन्होंने हिंसा की बंगाल में, वो देश में और जगह भी करने की कोशिश हुई, लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह से नहीं कर पाए हों। सरकार सतर्क थी, प्रशासन सतर्क था, उसकी वजह से नहीं हुई, या सरकार ने दबाव डाल दिया कि आप हिंसा नहीं कर सकते और आप विरोध प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन बंगाल में हिंसा हुई, बंगाल के 24 परगना में और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा, उनके शोरूम जला दिए गए, उनकी दुकान जला दी गई, उनके मकान जला दिए गए, हत्याएं हुई, 2 लोगों की हत्याएं हुई, और जिस तरीके से उनके पशुओं के साथ और बाकी जो उनको अपनी संपत्ति छोड़ के, जो भी उनके पास संपत्ति थी, छोड़ के भागना पड़ा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका रवैया रहा है, उसको भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उन्होंने बोला कि बांग्लादेशियों को मुर्शिदाबाद में और 24 परगना में बीएसएफ लेके आई, उसने हिंसा करवाई और हिंसा करवाने के बाद उनको वापस बॉर्डर पार करा के बांग्लादेश भेज दिया। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, जिस पे जिम्मेदारी है कि वो बॉर्डर की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की है। लेकिन जिस तरीके से बीएसएफ को आरोपित किया गया है, जबकि खुद ममता बनर्जी का जो प्रशासन है, वहाँ की बंगाल की पुलिस है, वो एक तरीके से नाकाम साबित हुई दंगों को रोकने में, फसाद को रोकने में और हिंदुओं को सुरक्षा देने में। और जिस तरीके से मुस्लिमों ने दंगे किए, वक्फ की आड़ लेके जिस तरीके से दंगे किए हैं और हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि ये भी एक बड़ा मुद्दा हो जिस पे कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है? देखिए, दिल्ली की सरकार या लुटियन जोन से या मोदी सरकार से खबरें निकलना बहुत मुश्किल काम है। आजकल खबरें लीक नहीं होती हैं, वो जमाने चले गए जब खबरें लीक होती थी। अब जो होता है वो सबको एक साथ दिखाई देता है कि 370 हटेगी तो एक साथ हटेगी, 35A हटेगा तो एक साथ हटेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मीडिया के कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ कयास हैं ये जो मैं लगा रहा हूं। तो और इन कयासों में से मुझे लग रहा है कि फिर भी कुछ 2-4 दिन में, 5-6 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट खुद को सच में सुप्रीम मान बैठा है। देश के प्रथम नागरिक राज्यपाल को और राष्ट्रपति को जिस तरीके से उसने ट्रीट किया, दिशा निर्देश दिए हैं, निर्देश देने लगा है, उससे सरकार में बेचैनी है। और ये बेचैनी मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा कोई बड़ा काम ना करवा दे कि सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने पे मजबूर होना पड़े। देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार, ये हम देख रहे हैं कि उसकी जो इंटरफेरेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है विधायिका के कामों में। अब सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का भी काम तो उसके जिम्मे में था ही, वो तो वो करता ही थे, लेकिन साथ के साथ अब वो विधायिका का भी काम करने लग गए हैं और वो कार्यपालिका का भी काम करने लग गए हैं। अब वो सब जगह अपने पैर फंसा रहे हैं, पैर फैला रहे हैं, और जिससे कि मुझे लगता है कि सरकार में एक बेचैनी है। और ये बेचैनी क्या करवाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है ये किसी तूफान के आने से पहले की शांति है। और देखिए, आप ध्यान दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा खबरें भी कुछ नहीं मिलेंगी। आप अखबार देख लीजिए, आप टीवी देख लीजिए, टीवी वही बात कर रहा होगा जो पहले हो रही हैं, जो उन्हीं को कि वक्त पे आप डिबेट देखेंगे, आप इस पे डिबेट देखेंगे, लेकिन क्या होने वाला है इस पे कोई डिबेट नहीं कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने एक तरीके से पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है, उस आलोचना के बाद आप सोशल मीडिया जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की लानत मलानत सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट पे लोग सवाल उठाने लग गए। सुप्रीम कोर्ट पे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप एक चीज बताइए, जब आपके जो जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के यशवंत वर्मा, उन पे तो आपने कार्रवाई की नहीं और आप हर जगह टांग फंसा रहे हैं। आप खुद तो ईमानदारी और इम्यूनिटी लेंगे, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति से इम्यूनिटी नहीं, जब जिनको इम्यूनिटी प्राप्त है संविधान में, उन पे आप उनको दिशा निर्देश देने लगेंगे। तो ये जो हो रहा है, जो जगदीप धनखड़ जी ने बोला है कि भाई सुप्रीम कोर्ट खुद को सुपर संसद मान चुका है और वो सुपर संसद की तरह व्यवहार कर रहा है। और उन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को घेरा है, उससे सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत सवाल हैं, न्यायिक व्यवस्था पे बहुत सवाल हैं, न्यायिक सुधारों पे की बात बहुत तेजी से देश में चल रही है कि कब कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा और कब न्यायिक सुधार इस देश में लागू होंगे। और फिर एक जिसकी बात मैंने की थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो हिंसा हुई है बंगाल में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के साथ एक चीज़ ध्यान रखिए
कि ममता बनर्जी ने सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसमें आरोप किया है और साथ ही साथ बीएसएफ पे आरोप लगाए। बीएसएफ पे आरोप का मतलब ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पे आरोप लगाए गए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जिसके अंडर बीएसएफ आती है उसने हिंसा को बढ़ावा दिया। बंगाल में जिस तरीके से मुस्लिमों ने बेलगाम होकर हिंदुओं को घर से निकाला, ये बहुत बड़ा इशू है और ये एक तरीके से समाज को दिखाता है कि ये समाज जिस परिपाटी पे चल रहा है, जिस लीक पे चल रहा है, उसी पे चलेगा। अगर जो आपने बदलाव की कोशिश की तो ये हिंसा पे उतारू हो जाएंगे और यह मोदी सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है। और मोदी सरकार क्या इस मामले में कुछ बड़ा करने जा रही है, क्या हो सकता है वो, उसकी संभावनाएं क्या हैं? क्या बंगाल सरकार बर्खास्त होगी या सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करने के लिए मोदी सरकार बहुत तेजी से कदम बढ़ाएगी? और साथ ही साथ यह भी देखने की ज़रूरत है कि इस देश में जो चल रहा है वो चलते रहने दिया जाएगा या मोदी सरकार जो, देखिए 2 टर्म बहुत मजबूती के साथ पूरे की है, 2 टर्म अपना 14 से लेके 19, 19 से लेके 24 तक बहुत मजबूती से और सुधार वाले टर्म रहे। तो उन सारी चीज़ों को लेके जो मोदी सरकार ने दिखाया है, जो मजबूती दिखाई, और मोदी सरकार अब भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहेगी। क्यों नहीं पड़ना चाहेगी? देखिए ठीक है, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है लेकिन एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, तो मोदी कोई ऐसी लेगेसी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे जहां ये दिखाई दे कि मोदी कमज़ोर थे, मोदी कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए अपने लास्ट में आते आते। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है वो एक तरीके से ये भी मैसेज था कि मोदी सरकार कमज़ोर नहीं पड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार और जिस तरीके से सुनवाई के बहुत तेज़ी के साथ त्वरित सुनवाई की है और 7 दिन का अब सरकार को टाइम मिला है, 25 को फिर सुनवाई होगी, तो मोदी सरकार कहीं भी कमज़ोर दिखने की कोशिश नहीं करेगी। तो ये 3 मामले हैं जहां कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा, 24 परगना हिंसा, तमिलनाडु राज्य सरकार वर्सेज राज्यपाल वाले मामले में सुनवाई करते हुए जो दिशा निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को 3 महीने के लिए बाउंड कर दिया है कि अगर जो विधानसभा कोई भी बिल पारित करती है तो वो राज्यपाल उसको 3 महीने में पास करेंगे। अगर जो नहीं पास करते हैं तो फिर उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। वैसे ही लोकसभा कोई भी बिल पारित करती है तो राष्ट्रपति को वो 3 महीने में वापस करना होगा सिग्नेचर करने के साथ। अगर जो नहीं करते हैं तो उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट खुद को सुप्रीम समझ बैठा है और ये इस देश के लिए और ये इन माननीयों के लिए मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है कि कैसे सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जाए। तो सरकार चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश कर रही है अभी। तो अगर जो चेक एंड बैलेंस करती है सरकार तो कुछ बड़ा होने वाला है। जल्द ही आपको कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। नमस्कार, जय हिंद।